हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है साकेत ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आनंद प्रकाश शुक्ला साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ में बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर विद्यमान हूँ। बच्चों, आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ज्वलंत मुद्दा है, लैंगिक मुद्दे। इसके पहले कि हम लोग शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम लोग बात करते हैं आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक मुद्दों की। लैंगिक मुद्दा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पूरा विश्व सोच रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत बहुआबादी वाला देश है और आधी आबादी इसमें महिलाओं की होती है। भारत की महिलाएं, जिसे दया और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, और भारतीय नारियों को वैदिक काल से ही सम्मानजनक स्थिति में देखा गया है। हम लोग अगर लिंग की बात करें, लिंग प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तीसरा एक लिंग और होता है जिसे हम लोग तीसरे लिंग के नाम से जानते हैं या नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल 2014 में मान्यता मिली और 5 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इन्हें कानूनी रूप से मान्य कर लिया गया। भारत में अगर आप देखें तो लिंगीय भेदभाव मध्यकाल से ही चला आ रहा है। वैदिक काल में लिंगीय भेदभाव चरम पर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुगल काल आया, मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल के बाद आधुनिक काल में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल से ही लिंगीय भेदभाव हमारे इस भारतीय परिवेश में शामिल हो गया। और ये केवल हमारे भारतीय परिवेश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बना हुआ है। इसके जो मुख्य कारण हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पितृसत्तात्मकता। पितृसत्तात्मकता का अर्थ होता है पिता की सत्ता। पितृसत्तात्मकता, जिसे हम लोग दो शब्दों में विभक्त कर सकते हैं, पितृ प्लस सत्तात्मकता। कहने का मतलब पिता की सत्ता। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर पिता की आर्थिक सामाजिक शक्तियों का हस्तांतरण लिंग को आधार मान करके पुत्र को करते हैं। इसमें ये जो हमारी व्यवस्था है हस्तांतरण की, उसमें लिंग का ही महत्व होता है। केवल पुरुष को ही हम लोग सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। जिला ईसनस्टीन एक शिक्षाविद थे जिन्होंने पितृसत्तात्मकता को कुछ इस प्रकार से कहा है, पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। कहने का मतलब एक ऐसी संरचना, एक ऐसा ढांचा जो कि पुरुषों के पक्ष में हो, उसे हम लोग कहते हैं पितृसत्तात्मकता। हम लोग अगर बात करें पितृसत्तात्मकता की विशेषताओं के बारे में, हमें ये दिखाई पड़ेगा कि जो पितृसत्ता की विशेषता है उसमें पुरुषों की प्रधानता पर आधारित समाज को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें हमारे इस भारतीय परिवेश में पुरुषों को ही प्रधान मान करके उनके ऊपर ही समाज का पूरा दारोमदार रखा गया है। ये जो पितृसत्ता है इसमें पुत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पुत्रों को महत्व देने का मतलब ये होता है कि सत्ता का जो भी हस्तांतरण होता है, आर्थिक सामाजिक, जो भी पिता द्वारा सत्ता का हस्तांतरण होता है वो पुत्रों को ही होता है, भले ही पुत्र अवयस्क हो। अगर वयस्क नहीं है तो भी पुत्रियों को महत्व न दे करके उसमें पुत्रों को ही महत्व दिया जाता है। पुरुषों का अधिकार विस्तृत होना, हमारी जो व्यवस्था है पितृसत्तात्मक की, उसमें पुरुषों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। बाहर निकलने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनेकों अधिकार हमारे इस समाज में पुरुषों को मिले हुए हैं जो कि महिलाओं के पास नहीं है। अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र को ही होता है, पुत्री को नहीं हो सकता है। ये परंपरा हमारे यहाँ वैदिक काल से चली आ रही है।
निरंतर हम लोग अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्रों को ही अपनी सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। बहुत कम ही स्थिति में हम लोग अपनी पुत्रियों के हस्तांतरण की बात सोचा करते हैं। इसके अलावा जो पितृसत्तात्मकता है, इसमें स्त्रियों के पास संपत्ति तथा उत्तराधिकार नहीं होता है। इनकी जो संपत्ति होती है या तो इनके पिता के पास होती है या तो इनके पति के पास हुआ करती है। शादी के पूर्व जो हमारे यहाँ की स्त्रियां हैं, जो हमारे भारतीय समाज की स्त्रियां हैं, शादी के पहले पिता और भाई के संरक्षण में रहती हैं। विवाह के उपरांत ये पति एवं पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। ऐसी पाबंदियां हमारे समाज में लगा दी गई हैं। ये सामाजिक व्यवस्था का द्योतक है कि स्त्रियों को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं, और ये व्यवस्था प्राचीन काल से निरंतर चली आ रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नारीवाद की। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर महिलाओं को अधिकार दिलाने की वकालत करता है, जिसे हम लोग कहते हैं नारीवाद। कहने का मतलब एक ऐसा वाद जिसके अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएँ और अपने अस्तित्व को बना पाएँ। नारीवादियों का मानना है कि जब तक महिलाएं अपने अस्तित्व में नहीं आएंगी तब तक उनका उत्थान होना मुश्किल है, और अस्तित्व में आने के लिए ये आवश्यक है कि वो आर्थिक रूप से अवश्य सबल हो जाएं। अगर इसकी विशेषताओं को देखें, जो नारीवाद हमारा आज के समय में हमारे समाज में विकसित हो रहा है, अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें तो ये जो नारीवादी लोग हैं, इनका मानना ये है कि समान अवसर नारियों को भी मिलने चाहिए। जो अवसर पुरुषों को मिलते हैं वो अवसर लिंग के आधार पर न हो करके बल्कि समान अवसर मिले, जिसमें जो भी गुण हों उनको उस अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। समान अधिकार भी मिलने चाहिए, जैसे पुरुषों को अधिकार मिलते हैं, जैसे बालकों को अधिकार मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। आर्थिक स्तर पर भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जो व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था बने कि महिलाएं आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर हो सकें। एक जो और बहुत बड़ी समस्या हमारे इस समय समाज में है, लैंगिक स्वतंत्रता। पुरुष समाज को स्वतंत्रता है, महिला समाज को स्वतंत्रता नहीं है। तो नारीवादियों का मानना ये है कि लैंगिक स्वतंत्रता जैसे पुरुषों की होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से नारियों की भी होनी चाहिए। इसमें नारीवाद में सबसे बड़ा विरोध है वो है पितृसत्ता का विरोध। ये जो नारीवादी लोग हैं, इनका जो मानना है वो ये है कि पितृसत्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता एक ऐसी हो जो समान अधिकार पर आधारित हो। इसके बाद जो नारीवाद की विशेषताएं हैं उसमें आत्मनिर्भर होना। कहने का मतलब जो नारियां हैं हमारे समाज की वो आत्मनिर्भर हो जाएं। इसमें जो कारक हैं, अगर उन कारकों की बात करें तो उसमें जो प्रमुख कारक है वो हमारा परिवार होता है। परिवार जिसमें हम जन्म लेते हैं, और शुरुआत से ही ये अंतर बता दिया जाता है कि आप बालक हैं और आप बालिका हैं। इस तरह के अंतर को बताने की जो प्रथा है उस प्रथा को तोड़नी पड़ेगी। इस प्रथा को नहीं मानना चाहिए। इस प्रथा को न मानना इसका प्रथम कारक होता है। जब भी बच्चा परिवार में पैदा हो तो माता पिता का प्रमुख धर्म ये होना चाहिए कि वो पुत्र और पुत्री में बिल्कुल अंतर न करे। ये चूँकि यही प्रमुख कारक होता है। ये जो नारीवाद की परिकल्पना आज हो रही है, अगर इसको हम लोगों ने पहले ही अपनाया होता परिवार के माध्यम से तो आज शायद ये समस्या न खड़ी होती। दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है समाज। हमारा समाज, खास करके हम भारतीय समाज की बात करते हैं, हमारे समाज में आज भी स्त्रियों को वो स्वतंत्रता नहीं मिली है जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज़ादी के इतने दिन बाद भी हम लोग आज अपने घर की महिलाओं को वो स्वतंत्रता नहीं दे पाए हैं। हमारा समाज आज भी महिलाओं को हे दृष्टि से देखता है। महिलाओं को आज भी
अपनी बातों को कहने का अधिकार पूरी तरह से नहीं है। समाज में उनका वो स्थान नहीं बन पाया है जिस स्थान की प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय हैं, विद्यालयों में भी अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस प्रकार की अव्यवस्थाएं दिखाई पड़ती रहती हैं, जहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव होते रहते हैं, जो कि किसी समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो समुदाय है, वो समुदाय भी स्त्रियों को वो स्थान नहीं देता है जो स्थान स्त्रियों को मिलना चाहिए। राज्य हमारा, जिस राज्य में हम लोग निवास करते हैं, उस राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिल सके। आज आवश्यकता हमें इस चीज़ की है कि हम स्त्रियों को पुरुषों के बराबर, उनके बराबरी में लाकर खड़ा कर दें, जिसके लिए अगर कोई प्रमुख कार्य कर सकता है तो हमारा राज्य है, हमारा केंद्र है। और हमारे जो ऐसे राज्य और केंद्र के ऐसे विशिष्ट गण हैं जो कि योजनाएं बनाते हैं, अगर वो इस पर विशेष बल दें तो हम इस व्यवस्था को बना सकते हैं कि नारियों को भी समाज में बराबर का स्थान मिल सके। हमारे देश में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, सिख धर्म की हो या ईसाई धर्म की हो, सभी धर्मों में महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य अवश्य किया गया है। महिलाएं जो आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हैं, उन्हें हमारे धार्मिक अवरोधों के माध्यम से कहीं ना कहीं अवरुद्ध किया जा रहा है। उन्हें इस बात के लिए सदैव शोषित किया गया कि वो पुरुषों के तुलना में कमज़ोर हैं, अबला हैं, सक्षम नहीं हैं, उन्हें धार्मिक अधिकार नहीं मिले। ऐसे में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, इनको भी तोड़ना पड़ेगा और इस आधार पर हम स्त्रियों को नारीवाद के माध्यम से वो स्थान दिला सकते हैं जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जाति की। जाति में अगर हम देखें तो जात का जो जा वर्ण है वो एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है जन्म से। कहने का मतलब जाति वह समूह है जो बालक के जन्म पर आधारित होती है। कहने का मतलब एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा तरीका जिसमें जन्म के समय ही बच्चे को जाति का निर्धारण कर दिया जाए। जिस परिवार में बच्चे की जन्म हो उसकी जाति वही निर्धारित कर दी जाए। जबकि अगर हम देखें तो प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी। उसमें जाति नहीं हुआ करती थी, उसमें वर्ण हुआ करते थे और 4 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्म के आधार पर ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। जिस प्रकार का कार्य करता था वो उसी कार्य के आधार पर वैदिक काल में अपनी जाति को निर्धारित उसने कर लिया। इसके बाद आया मध्यकाल। मध्यकाल अर्थात मुस्लिम युग, मुगल काल, जिसमें कई सारी अनेकों जातियों का और जन्म हुआ, जैसे बनिया, जाट, सुनार, लोहार, कुम्हार आदि। ये जो सब जातियां हमें दिखाई पड़ रही हैं हमारे भारतीय समाज में, ये सभी जातियां व्यवसाय के आधार पर मध्यकाल में उत्पन्न हुई, जो कि निरंतर अपने कार्यों का हस्तांतरण अपने परिवार को निरंतर देते रहे हैं और अपने कुल को, अपनी जाति को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इसमें ब्रिटिश काल और मध्यकाल के मध्य कुछ जातीय समरसता में बड़े अंतर आए। जातीय समरसता प्रभावित हुई, अस्पृश्यता बढ़ी, लोगों में छुआछूत की भावना बढ़ी और लोगों ने इस जाति को गलत अर्थ में लगा करके आपस में छुआछूत के भेदभाव को पैदा कर दिया। आज हम लोग आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल की जो व्यवस्था है, आधुनिक काल की व्यवस्था में सबसे बड़ी जो विडंबना है हमारे समाज की, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, उसका अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ऐसे प्राविधान किए गए कि छुआछूत की भावना से कोई भी कार्य नहीं करेगा
और इस जातीय व्यवस्था में इस व्यवस्था को, जो छुआछूत की व्यवस्था है, उसको ख़त्म करने का कार्य किया जा रहा है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है धर्म। हम लोग अगर धर्म की बात करें तो धर्म बड़ा ही व्यापक होता है, जिसको हम लोग, इसकी व्यापकता को हम लोग अपने शब्दों में कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। धर्म में जो घृ धातु है उसमें मैं प्रत्यय लगाने से बना हुआ है धर्म, जिसका अर्थ होता है जो धारण करे। संस्कृत में एक धर्म की छोटी परिभाषा भी है, धारणात् नाम धर्मः, अर्थात जो धारण करे वही धर्म है। वैदिक काल में ये जो धर्म की व्यवस्था रही वो कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए कानून का कार्य करती थी, एक संविधान का कार्य करती थी। क्योंकि उसमें संविधान नहीं होते थे तो उसमें हमें अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से जीना है, ये सारी व्यवस्थाएं धर्म के अनुसार हमें बताई गई। धर्म ने हमें बताया कि हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना है, किस प्रकार से लोगों के बीच में रहना है, किस प्रकार से माता पिता का सम्मान करना है, किस प्रकार से हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना है, किस प्रकार से हमें आने जाने वाले लोगों का सम्मान करना है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो एक तरह से जो आज का हमारा संविधान है वो वैदिक काल में धर्म के नाम से ही जाना गया। धर्म के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, बुद्धि, भावना और क्रिया। बुद्धि और भावना की अगर बात करें, बुद्धि की बात करें तो बुद्धि किसी भी प्रकार से ये मानने को तैयार नहीं होती है कि धर्म का कोई बहुत अधिक अस्तित्व है, क्योंकि धर्म जो होता है वो भावना के ऊपर आधारित होता है। जिसमें जितनी भावना होती है वो उतना अधिक धर्म को महत्व देता है। इसके अलावा जो तीसरा है क्रिया, क्रिया भी धर्म में बड़ी ही आवश्यक तत्व के रूप में जानी जाती है। जो हमारा धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इसमें हम अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं। अलौकिक शक्ति माने एक ऐसी शक्ति जिसे हमने देखा नहीं है, लेकिन वो शक्ति किसी न किसी रूप में हमें अवश्य प्रभावित करती रहती है। टायलर एक शिक्षाविद थे जिन्होंने बताया धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। कहने का मतलब धर्म वो है जो कि केवल हमें आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास पर जोर देती है। अब हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो हमारा आने वाला समय है हो सकता है वास्तुनिष्ठ प्रश्न ही हमारे काम आए। जो परीक्षाओं का दौर चलेगा उसमें संभव ये हो सकता है कि परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ ही कराई जाएं। ऐसे में जो हमारी परीक्षाओं के लिए कार्य करेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। जैसे इसमें पितृसत्या एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है, ये किसका कथन है? ये कथन है जिल्ला इसेनस्टीन का। पुरुषत्व के गुण, पहला है सरलता, दूसरा कठोरता, तीसरा साहस और चौथा है खा एवं ग। पुरुषत्व के जो गुण होते हैं वो गुण कठोरता और साहस को लेकर के ही बने होते हैं, क्योंकि पुरुषत्व पुरुष के अंदर उन शक्तियों को उजागर करने का कार्य करता है जो कि उन्हें मनोवैज्ञानिक आधार पर मिली होती है। नारीवाद के अनुसार स्त्री एवं पुरुष के मध्य असमानता का कारण क्या है? जो मुख्य कारण है, जैसे नारी का सरल होना, पितृसत्ता, नारी के गुण, इनमें से कोई नहीं। जो प्रमुख कारण है वो है पितृसत्ता। भारतीय नारीवाद का पहला लेख किस नाम से था? तो बच्चों, भारतीय नारीवाद का पहला लेख था पुरुष स्त्री तुलना। नारीवाद के अनुसार पुरुष स्त्री पुरुष असमानता कितने प्रकार की होती है? तो इसमें दो प्रकार की होती है, पहला जैविक और दूसरा लैंगिक। कहने का मतलब दो, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता दो प्रकार की होती है, पहला जैविक और दूसरा लैंगिक। इसके बाद जो प्रश्न है, नारीवाद के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 6, 8। तो सही उत्तर है इसमें 6 प्रकार के। उदारवादी नारीवाद
प्रकृतिवाद पर्यावरणवादी नारीवाद, संस्कृतवादी नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, कुल मिलाकर के 6 नारीवाद हैं जो कि नारीवाद के प्रकार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, जाति शब्द जा उपसर्ग से बना है जिसका अर्थ होता है जन्म से। अगला जो प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, ये तय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें आपको कई ऑप्शन मिल सकते हैं। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्य सरकार, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वो ये निश्चित करे कि कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है। अगला प्रश्न है, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? इसमें आपको कई ऑप्शन मिल सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, आंग्ल भारतीय समुदाय। तो बच्चों सही उत्तर इसमें होगा पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया? तो इसमें सही उत्तर है बीपी मंडल। आपको अन्य कई सारे इसमें ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल, दिलीप सिंह भूरिया, यूएन ढेबर, लेकिन जो सही उत्तर होगा इसका ये होगा बीपी मंडल। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की? बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की? अगर आप देखें तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला जो क्वेश्चन है, दलित शब्द का अर्थ है, इसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं जो किसी दल का हो, जिसका शोषण उत्पीड़न हुआ हो, जिसे आरक्षण मिला हो, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें होगा जिसका शोषण एवं उत्पीड़न हुआ हो। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज लैंगिक मुद्दों में कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे पितृसत्तात्मकता, पुरुषत्व, नारीवाद, जात और धर्म। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।